हेलो दोस्तों, कैसे हो? आपका स्वागत है त्रिपान स्टडी सेंटर में। आज जो हम करने जा रहे हैं क्लास 10th NIOS बोर्ड के साथ जो है CBSE का भी एक सिलेबस है, केमिकल रिएक्शन एंड इक्वेशन। यानी कह सकते हो कि रासायनिक अभिक्रिया और जो है समीकरण बहुत ही इम्पोर्टेंट है। आपको जो ये समझाया जाएगा वो हिंदी इंग्लिश दोनों जो है भाषा में समझाया जाएगा। तो ये जो है चैप्टर बहुत ही इंटरेस्टिंग होने वाला है NIOS बोर्ड के लिए और CBSE वाले बच्चों के लिए। तो ये केमिकल रिएक्शन एंड इक्वेशन में हम बहुत कुछ जानेंगे। यहाँ पर हम समझेंगे कि डबल डिप्लेसमेंट रिएक्शन क्या होती है, फिर हम जानेंगे रेडक्स रिएक्शन क्या होती है। बहुत तरह की चीज़ें हम इसमें समझेंगे और उस पर जो है एनालाइज करेंगे। लेकिन चैप्टर स्टार्ट करने से पहले एक बात जो मैं हमेशा कहता हूँ, जिसको आपको सोचना भी चाहिए और विचार भी करना चाहिए, वो ये है कि जब भी वीडियो देखिए पूरा देखिए, क्योंकि अधूरा जानकारी सदैव खतरनाक होता है। साथ में इंपॉर्टेंट बात ये भी रहती है कि अगर आप पहली बार वीडियो देख रहे हो तो लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर कीजिए। देखिए दोस्तों, लाइक कीजिएगा तो इससे ये होता है कि बनाने वाले का जो मनोबल होता है वो बढ़ता है और आपके लिए अच्छा से अच्छा करने की सदैव कोशिश करता है। तो लाइक जरूर कीजिए और लाइक करके मुझे प्रोत्साहित कीजिए, जिससे मैं आपके लिए अच्छा से अच्छा और भी बेस्ट बना सकूं। और शेयर करना तो कहते हैं जग कल्याण के समान है। अगर आप दूसरे जरूरतमंद बच्चे हैं उनको अगर शेयर करते हैं और उन तक ये वीडियो पहुंचाते हो तो इससे ये होता है कि अगर उनकी आवश्यकता थी और वो उसी वीडियो की प्रतीक्षा में थे और आपके थ्रू वो मिल गया है तो वो आपके शुक्रिया अदा करेंगे और आपको धन्यवाद देंगे और आपको जो है अच्छा भी कहेंगे। ठीक है। और सब्सक्राइब करना इसलिए इम्पोर्टेंट है कि आप वीडियो तब भेजोगे ना अपने दोस्तों के पास जब आपके पास ही पता लगेगा कि ये वीडियो उनके लिए है। तो सब्सक्राइब करोगे तभी आप तक इसका नोटिफिकेशन जो है मिलेगा और सही समय पर जो है दूसरे बच्चों को भी हेल्प कर पाओगे। दोस्तों, आप सोचते होंगे कि त्रिपान स्टडी सेंटर जो है सिर्फ वो जो है NIOS बोर्ड के लिए ही वीडियो बनाता है या सिर्फ एक ही क्लास के लिए वीडियो बनाता है। ऐसा नहीं है दोस्तों, ये जो है कई मायनों में हर जगह जो है हेल्पफुल है, क्योंकि ये जो है 8th क्लास 9th 10th 11th 12th CBSE के सभी चैप्टरों को जो है कवर करता है। प्लस जो है NIOS बोर्ड 10th हो या +2 हो सभी सब्जेक्टों को कवर करता है। प्लस जो है ये पंजाब यूनिवर्सिटी के फर्स्ट सेमेस्टर से लेके 6th सेमेस्टर तक 8 सब्जेक्टों को जो है कवर करता है। और जो है BA जो है BA के बाद जो है MA है। MA में जिन बच्चों की जो प्रॉब्लम होती है उनको भी सोल्यूशन करने के लिए त्रिपान स्टडी सेंटर सदैव अग्रसर है। तो कहते हैं इतना हेल्पफुल हो जाने के बाद भी अगर त्रिपान स्टडी सेंटर को आप सब्सक्राइब नहीं करते हो तो आप दूसरे बच्चों को भी हेल्प नहीं कर पाओगे। तो सोचिए मत, विचार मत कीजिए, अभी त्रिपान स्टडी सेंटर को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और दोस्तों के साथ इसको व्हाट्सएप स्टेटस पे लगाइए। ठीक है दोस्तों, ये तो था आपके लिए। अब देखते हैं हमारे आज सिलेबस में क्या है। हाउ कैन वी मेक अ केमिकल इक्वेशन मोर इंफॉर्मेटिव्स? इन द बैलेंस इक्वेशन 3Fe plus 4H2O is equal to Fe3O4 plus H2. We have no information about the physical state of the reactants and the product, whether they are solid, liquid or gas. By using for a solid, for liquid and for a gases along with the reactants and products, we can make a chemical equation more informative. Thus, the above equation can be written as 3Fe plus 4H2O is equal to Fe3O4 plus 4H2O. Here, by their side of H2O clearly indicate that water used in the reactants is in a form of steam of gas. Friend, there is clear understand there is a use of the water is a steam or gas. Further, if reactants or product is taken to solution in the water, we are dominated by their return of AQ. For example, CaO plus H2O is the formation is Ca bracket OH bracket 2 aqua AQ aqua slaked limes. Sometimes the reaction conditions such as a temperature, pressure and catalysis etc. For the reaction are also indicated above and are below their arrow on the equation. For example, CO is gas and H2O is gas is equal to CH3OH, and secondly is 6CO2 plus aqua 6H2O, and this is 6H2H12O16 plus 6O2.
यहाँ पर दोस्तों बताया गया है कि अगर हम कोई भी इक्वेशन को बनाते हैं तो हमें ये कैसे कैसे पता लगेगा कि वो सॉलिड फॉर्म में है, कि लिक्विड फॉर्म में है, या गैस फॉर्म में है। आपको यहाँ पर याद रखने वाला अत्यंत इम्पोर्टेंट बात ये रहता है कि वो सॉलिड में है, लिक्विड में है, या गैस में है। अगर मान लीजिए वो सॉलिड है तो S से डोनेटेड होगी, अगर वो लिक्विड है तो L से होगा, अगर वो गैस फॉर्म है तो G से रिप्रेजेंट होगा। तो ये बातें आपको जो है बहुत ही ध्यान से समझने की आवश्यकता है, ठीक है, कि याद रखना जो सॉलिड होगा उसको हम S से रिप्रेजेंट करेंगे, लिक्विड होगा उसको L से करेंगे, और जो G होगा उसको हम, जो गैस होगा उसको G से रिप्रेजेंट करेंगे। तो इस तरह से जो है हमारा ये फॉर्मेशन बनती है। अब यहाँ पर देख लीजिए एक क्वेश्चन है, जैसे Fe3 जो था सॉलिड फॉर्म में था, ठीक है, S से है ना तो सॉलिड है, और जो यहाँ पर 4H2O था तो वो गैस के फॉर्म में था। तो इसका मतलब जो है जो फॉर्मेशन हुई Fe3O4 का वो आपका सॉलिड था, और 4H2O जो था गैस के फॉर्म में फॉर्मेशन हुई। यहाँ पर जो है गैस के लिए साइड हम H2O यूज़ क्लियर इंडिकेट करता है कि रिएक्शन जो था या तो गैस में था या स्टीम के फॉर्म में था, ठीक है। ये बात डोनेटरी करता है ना, क्योंकि गैस निकला है तो गैस कब निकलता है, जब हम उसको गर्म करते हैं तभी गैस निकलता है। ये तो सिंपल सी बात है आपको समझने के लिए। तो इसके लिए जो है हम यूज़ कर सकते हैं फर्दर, अगर हम इस प्रोडक्ट को यूज़ करना चाहते हैं स्टीम और गैस के लिए, तो आपको जो यहाँ पर लिखना पड़ेगा AQ। जैसे कि यहाँ पर आप समझ सकते हो क्विक लिम्स के साथ किया गया, यानी आप कह सकते हो चूने का जो है चूने पत्थर के साथ जो है जल को मिलाया जाता है, तो आपको पता है कि भुजा हुआ चूना हमें प्राप्त होता है। तो आपको जो भुजा हुआ चूना होगा वो गर्म यानी एक्वा फॉर्म्स में होंगे, यानी एक्यूम के फॉर्म में होंगे, जो कि अत्यंत महत्वपूर्ण बना देता है इस इक्वेशन को और आपको समझने के लिए भी। कहते हैं दोस्तों इतना क्लैरिटी शायद आपको समझ ही कभी आया ही ना हो, क्योंकि ये सब छोटी छोटी बातें जो है यहाँ पर हर एक बात को जो है रखी जा रहा है आपके समक्ष, वो भी हिंदी और इंग्लिश दोनों में। तो ये अत्यंत महत्वपूर्ण यहाँ पर बनता है, ठीक है। तो ये चीज़ें जो है आप चूने पत्थर को जो है आप पानी के से रिएक्शन करके घर में भी जो है अपने जो है बड़ों के समक्ष करके देख सकते हो, क्योंकि अकेले में मत करना, क्योंकि गलती से अगर आप पानी डाल देते हो चूने के पत्थर में तो काफ़ी हीट प्रोड्यूस करता है, ठीक है। अगर नहीं होगा तो आप करके देख लेना, या अपने बड़ों से भी पूछना कि जब हम जो पानी में जब हम डालते हैं, ठीक है, जो हम जैसे सफ़ेदी आप लोग करते हो, सफ़ेदी करने के लिए भी जो है चूना पत्थर लाया जाता है, ठीक है। तो ये दिवाली के समय तो हर घर में मिलता ही है। आजकल जो है ये बिल्कुल ही फ्री फायर करके आपके समक्ष उपस्थित होता है, यानी न्यूट्रलाइज करके आपको दिया जाता है। लेकिन पहले के समय में पूछना अपने जो बड़े बुजुर्ग हैं उनसे पूछना कि जब आप पत्थर लाते थे वो ईंट के समान ही होता था, उसको जैसे ही आप पानी में डालते तो उसमें से हीट प्रोड्यूस होता था, और कभी कभी तो जो होता है जिस बर्तन में आप डालते हो वो भी ख़राब हो जाता है, इतने हीट उसमें प्रोड्यूस होता है। और ठीक है, अगर चाहो तो आप उस पर चाय भी बहुत इजीली बना सकते हो। ये रिएक्शन अगर आप घर पे करके देखोगे तो समझ में आएगा, लेकिन कभी भी रिएक्शन करना तो अपने बड़ों के उपस्थिति में करना, क्योंकि इससे जो है मुंह हाथ जलने का भी चांसेस बन जाता है, ठीक है। हीट की वजह से जो आपका स्टीम निकलेगा उससे हाथ जलने का भी डर होता है, और आसपास जो है काफ़ी ख़राब होने का माहौल भी माने रखता है। तो ये चीज़ें जो आप करना तो बड़ों को उपस्थिति में ही करना। सम टाइम जो हम देखेंगे कि इसका जो कंडीशन होगा, अगर टेम्परेचर, प्रेशर और जो कैटालिसिस होते हैं उसमें क्या इसका रिएक्शन होती है। तो यहाँ पर जो है कुछ रिएक्शन आपके समक्ष दिया भी है, जैसे CO, आपको पता है CO जो होता है गैस फॉर्म में होता है, और H2O जो होता है वो भी गैस के फॉर्म में है। तो इसका मतलब जो है CH3OH यानी जो है ये लिक्विड के फॉर्म में जो है आपके समक्ष प्रस्तुत हुआ है। इसी तरह से जो है 6HCO2 यानी कार्बन डाइऑक्साइड के साथ रिएक्ट किया गया जो कि एक्वा फॉर्म में था, और इसको जो है H2O में यानी जो है ये जो है लिक्विड फॉर्म में है, और इससे जो हमारा जो प्राप्त हुआ है वो AQ में प्राप्त हुआ, और इसके साथ जो है गैस की फॉर्मेशन हुई है। तो दोस्तों ये चीज़ें जो होते हैं आपको समझने के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण होते हैं, तो ये समझना आपके लिए ज़रूरी भी है। Some important tips for balancing a chemical equation. Use the simplest possible set of Walsh number coefficient to balance a chemical equation. Normally, we do not return to the frictionally coefficient in such a equation as molecules are not available in the frictions. We multiply the equation by approximate number and ensure the entire equation had a Walsh number coefficient. Do not change to
subscript into the formulate of reactants or of product due to balancing, as that may be change the identity of the substance. For example, 2NO2 mean two molecules of nitrogen oxide, but if we double the subscript we get N2O4 will there formulate or dinitro tetroxide is complete different compound. यहाँ पर दोस्तों एक बात की जो है बहुत अच्छा सुझाव दिया गया है जिसको आपको सोचना भी चाहिए और विचार भी करने की आवश्यकता है। यहाँ पर बताया कि कोई भी सिंपलेस्ट अगर आप लिखते हो केमिकल इक्वेशन तो ये बहुत समझदारी से लिखना बहुत ज़रूरी है। मैं पहले ही कह चुका हूँ कि कोई भी अगर हम नया बदलते हैं तो वो मल्टीप्लाई में ही होना चाहिए, ये यानी गुणा के फॉर्म में होना चाहिए, न कि पावर के फॉर्म में होना चाहिए। इससे क्या होता है कि सारे इक्वेशन जो होती है आपका चेंज हो जाता है। यही बात जो है यहाँ पर बताया गया है सेकेंड पॉइंट में कि अगर आपने ठीक है कि अगर चेंज कर दिया, एग्जाम्पल दिया गया है कि अगर आप 2NO2 लिखते हो, ठीक है, तो इसका मतलब जो होता है कि ये मॉलिक्यूल्स जो है 2 मॉलिक्यूल्स ऑफ नाइट्रोजन डाइऑक्साइड का है। लेकिन वही अगर आप चेंज कर देते हो, इसकी स्क्रिप्ट गलत लिख देते हो, HN2O4 कर देते हो, तो इसके जो मतलब ही होता है जो चेंज हो जाता है बिल्कुल ही, ये डाइनाइट्रो टेट्राऑक्साइड में कन्वर्ट हो जाएगा जो कम्प्लीटली अलग कंपाउंड बना देता है। तो इसलिए कहते हैं केमिकल जो होती है बहुत ही खतरनाक होती है और ये जो होता है अपने ग्रुप जनों के समक्ष ही करना चाहिए या अपने जिनको एक्सपेरिमेंट है इन चीज़ों को करने का है तरीका मालूम, उन्हीं के समक्ष करना चाहिए। अगर आप एक भी बैलेंस को जो है बिगाड़ देते हो, ठीक है, अगर मान लीजिए जैसे कि सोडियम ही होता है, अगर आप खुले में छोड़ दोगे तो ऐसे ही उसमें आग लग जाता है, ठीक है। तो इसीलिए कहा जाता है कि इन सब बातों के लिए बड़ी अत्यंत महत्वपूर्ण होता है कि आप इसको अपने टीचर के समक्ष या गुरुजन के समक्ष ही इन चीज़ों का जो है आप अच्छे से एक्सपेरिमेंट कीजिए, तभी जाके आपको इसके बारे में समझ भी आएगा और इसको जो है आप बेहतर से इसको बारीकी को जान भी सकोगे। The next topic is a significance of balanced chemical equation. Significance. A qualitative is a chemical equation simply describe what is a reactants and product are. However, a balanced chemical equation give a lot of quantitatives information about the chemical reaction. A balanced chemical equation tell us the number of atoms and molecules taking part in the reactions and the corresponding masses in the atomic mass unit, means AMU or U. The number of moles taking part in the reaction with the corresponding masses in a grain. Second is the number of moles taking part in the reaction with the corresponding masses in a gram or in the other convenient unit. Relation between to the volume and the reactants and the product if all them are in the gaseous state. दोस्तों यहाँ पर बताया गया है कि कुछ हमें बैलेंस करने के समय कुछ बातों को जो है ध्यान रखना चाहिए, कुछ समझना चाहिए और इन चीज़ों का ध्यान जो रखना है बहुत ज़रूरी है, जिसको हम क्वांटिटीज़ के रूप में देखते हैं। यहाँ बताया गया है कि जब भी आप कुछ लिखते हो, रिएक्शन लिखते हो, तो इस बात से करस्पॉन्डिंग बात रहती ये है कि इसको AMU या U से रिप्रेजेंट करना अत्यंत महत्वपूर्ण रहता है, तभी जाके जो है सही आंसर फॉर्मेशन बनती है। यहाँ पर सेकेंडली बात ये बताई गई है कि अगर आपको कोई भी मोल्स दिया हुआ है, कोई भी रिएक्शन दिया गया है, तो उसके मार्क्स के साथ आप ग्राम जरूर लगाइए, नहीं तो यह अधूरा बन जाता है। और मान लीजिए किसी रिएक्टेंस या प्रोडक्ट के फॉर्म में है तो उसमें जो है गैसीय स्टेट में ही रहेगा, ये अत्यंत महत्वपूर्ण बन जाता है। तभी तो कहते हैं सिग्निफिकेंस ऑफ बैलेंस केमिकल इक्वेशन में अत्यंत महत्वपूर्ण अपना स्थान रखता है। Let's understand a moles and mass relationship. Let us consider a chemical reaction between nitrogen and hydrogen in presence of catalyst. Is nitrogen plus 3H2O. It is catalyst is 2NH3 means 2 moles of ammonia is a formation. We may multiply the entire equation by any number, say 100. We obtain 1 into 100 molecules plus 3 into 100 molecules is equal to 2 into 100 molecules of ammonia. Friend, here use a multiplication of entire equation of Avogadro numbers, means 6.022 into 1023 is Avogadro number. We get 1 into
6.022 into 1023 plus 3 into 6.022 into 1023 is equal to 2 into 6.0022 into 1023. The molecules of ammonia. Since 6.022 into 1023 molecules of any substance constitute its 1 moles. Therefore, we can retain 1 mole of nitrogen plus 3 mole of hydrogen is equal to 2 moles of ammonia. Take a molar marks into the considerations. We can retain 1 into 28 grams of nitrogen, 3 into 2 grams of hydrogen and 2 into 70 gram of ammonia, and 28 grams of nitrogen plus 6 gram of hydrogen and 34 gram of ammonia. Let us write our equation once again. N2 plus 3H2 is equal to 2NH3. The 1 mole 3 moles of hydrogen, 2 moles of ammonia, and 1 mole of nitrogen, 3 mole of hydrogen and 2 mole of ammonia. 28 gram of nitrogen, 6 gram of hydrogen and 24 gram of ammonia. Remember, quantities of substance consuming a product can be determined only if we use a balanced chemical equation. The next topic is volume relationship for reaction involving our gases. Friend, the next topic is the volume relationship for reaction involving gases. The French scientist Gilles Leusser found that a volume of reactants and product in a gaseous state are related to each other by small integers, provided the volumes are measured at the same temperature and pressure. Le-Leusser is a discoverer of integer ratio volume relationship is actually the law of defined proportion by the volume. Remember the law of defined proportion studies in the lesson 3 atom and molecules was with respect to masses. Let us take a following example. 2H2 plus O2. The formation is product is 2H2O. Here 2 volumes, 1 volume is equal to 2 volume. The samely 2 moles of hydrogen and plus 1 mole of oxygen. The formation of 2 moles of water according to the Avogadro law. Here hydrogen, oxygen and water vapors are at the same temperature and pressure, say 100 Celsius and 1 atmospheric pressure. From this is a basic concept. We can conclude that if we take 100 ml of hydrogen and 50 ml of oxygen, we shall get 100 ml water vapors, and provided all volume are measured at the same temperature and pressure. Thus from our balanced chemical equation, we get a relationship between moles, mass and volume of the reactants and product. This quantitative relationship has been found very useful in the chemical calculation. दोस्तों यहाँ पर जो है वॉल्यूम का जो रिलेशनशिप बताई गई है रिएक्टेंट्स के साथ और गैसेस स्टेट के साथ, कहते हैं इसको जो सबसे पहले प्रतिपादित किया था गेल लोस्कस ने, जिन्होंने बताया था एक फ्रेंच साइंटिस्ट थे जिन्होंने साफ शब्दों में बताया था कि जो गैसेस रिलेशनशिप होते हैं वो एक दूसरे से संबंधित होते हैं। इसमें इंटीजर्स जो होते हैं प्रोवाइड्स करते हैं वॉल्यूम मेजरिंग ऑफ टेम्परेचर, और इसके लिए प्रेशर बहुत इंपॉर्टेंट होता है। उन्होंने बताया था कि स्मॉल इंटीजर्स जो होते हैं उस पर जो है टेम्परेचर और प्रेशर का जो है प्रभाव रहता है। उसके बाद उन्होंने बताया था, आपको शायद याद भी हो कि हमने जो पिछले चैप्टर में किया था एटम एंड मॉलिक्यूल्स में, उसमें हमने एक लॉ भी पढ़ा था और एक रेगुलेशन भी पढ़ा था कि लॉ ऑफ डिफाइंड प्रोपोर्शन ऑफ बाय वॉल्यूम। तो ये चीज़ें जो थी बहुत इंपॉर्टेंट थी, शायद आपको याद भी हो या ना भी, लेकिन वो चीज़ें यहाँ पर जो है अप्लाई हो रही है। इसका जो है एग्जांपल हम देख सकते हैं। जब हमने उस समय जब अवगाड्रो लॉ किया था तो उस समय ये फार्मूला मैंने आपको बताया भी था, ठीक है। अगर नहीं समझ है तो आप दोबारा से उस वीडियो को देख लेना, समझने की कोशिश करना, ठीक है। इसके रिगार्डिंग जो हमने देखा था, अगर मान लीजिए यहाँ पर हाइड्रोजन के जो है 4 यहाँ यानी 2H2O है और ऑक्सीजन O2 है और 2H2O में के रूप में आपके समक्ष है। तो यहाँ पर जो आप देखोगे
कि 2 वॉल्यूम है हुआ हाइड्रोजन में रह गया, ऑक्सीजन में 1 वॉल्यूम लेंगे, और जो है जो जल का निर्माण हुआ था उसमें से 2 वॉल्यूम लेंगे। तो आप कह सकते हो सिंपली शब्दों में कि जो इसका 2 मोल जो होगा हाइड्रोजन का होगा, 1 मोल जो होगा ऑक्सीजन का, और 2 मोल जो होगा वो जल का होगा। जहाँ की अगर आप अकॉर्डिंग टू द अगर उसको लेते हो, अवगार्डो लॉस के रिगार्डिंग लेते हो, तो यहाँ हाइड्रोजन, ऑक्सीजन और वाटर जो है वेपर फॉर्म आर द सेम टेम्परेचर और प्रेशर के रूप में 100 सेल्सियस पे जो है एटमॉस्फेरिक प्रेशर के ऊपर रहेगा। और सेम जो है इसमें सारी बातें जो है उसकी वॉल्यूम, मोल और मार्क्स पे डिपेंड करेगा। तो ये सारे जो है रिलेशनशिप यानी संबंध एक दूसरे के साथ काफ़ी बंधे रहते हैं और काफ़ी इम्पोर्टेंट रहता है इनको कैलकुलेशन करने के लिए। द नेक्स्ट टॉपिक इज टाइप्स ऑफ केमिकल रिएक्शन। फ्रेंड, इट इज़ इम्पोर्टेंट टॉपिक, types of chemical reaction. Here, so far we have studied how to express a chemical change in form of an equation. We have also studied how to balance a chemical equation in order to derive usefully quantitative information. We can classify chemical reaction into following categories: combinations reactions, decomposition reaction, displacement reaction and double displacement reaction. दोस्तों, हम यहाँ पर जो पढ़ने जा रहे हैं कि जो रासायनिक जो अभिक्रिया होती है वो कितने प्रकार की होती है। जैसे कि आपने पढ़ा ही है अभी तक कि केमिकल इक्वेशन कैसे हम बैलेंस करते हैं, केमिकल चेंजेस क्या क्या होते हैं, ठीक है, जो हमारे लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट थी। अब जो हम पढ़ने जा रहे हैं कि जो केमिकल रिएक्शन होते हैं, यानी जो हमारे समक्ष जो रासायनिक अभिक्रिया होती है, रासायनिक अभिक्रिया किन किन रूपों में होती है। तो यहाँ पर बहुत से नाम दिए हुए हैं जिसको आप संयोजन अभिक्रिया, ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया, वियोजन अभिक्रिया, विस्थापन अभिक्रिया या द्विविस्थापन अभिक्रिया। साथ में जो है हम संरक्षण या विक्रिय गंधता, अपचयन उपचयन के बारे में भी यहाँ पर डिस्कस करेंगे और इसमें जो है हम सारे टाइप्स के बारे में अच्छे से पढ़ेंगे। तो सबसे पहले हमारे समक्ष जो है क्या है, संयोजन यानी संयोजन अभिक्रिया, combination reaction. What do you mean to combination reaction? In combination reaction, as the name indicates, 2 or more substance means elements or compounds simply combine to form a new substance. For example, when a substance bond it is combined with the oxygen present in the air. In activity 4.1 we have see that a magnesium ribbon bond into the driving lights. During the bonding it is combined with oxygen S. Same 2Mg plus O2, the formation of 2MgO. Now try the same with the carbon plus oxygen, the formation of CO2. Further let us take a few activity. फ्रेंड, यहाँ पर जो हमारा संयोजन अभिक्रिया के बारे में बताया गया है, आपको पता ही है कि जब 2 अभिक्रिया आपस में क्रिया करते हैं तो एक नई जो है उत्पादन होती है। जैसे कि आपने देखा भी होगा कि जब हम रिबन को जलाए थे तो उसमें जो है डेजिंग लाइट्स उत्पन्न हुई थी, यानी जो है तेज रोशनी उत्पन्न हुई थी। सेम जो है ऐसी अभिक्रिया अगर हम करते हैं तो हमें बहुत चीज़ें जो है प्राप्त होगी। जैसे कि आप मैग्नीशियम को ऑक्सीजन के साथ अभिक्रिया करवाओगे तो आपको है मैग्नीशियम ऑक्साइड जो आपको प्राप्त होगी। उसी तरह से अगर कार्बन को ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट करवाओगे तो कार्बन डाइऑक्साइड प्राप्त होती है। तो इस तरह से जो है हम एक्टिविटी से भी समझ सकते हैं कि जो संयोजन अभिक्रिया होती है वो कैसे होती है। तो संयोजन अभिक्रिया में आप याद रखना कि दो जो होते हैं, दो जो आप उत्पाद जो दो होते हैं, कोई भी रिएक्टेंस ले लो कोई भी, वो जो होते हैं उत्पाद जो है एक बना देते हैं, यानी 2 अभिक्रिया मिलके एक उत्पाद बनाते हैं, उसको हम क्या कहते हैं, संयोजन अभिक्रिया। तो ये आपने ध्यान रखना है, कॉम्बिनेशन रिएक्शन का मतलब ही यही होता है कि 2 जो होते हैं, 2 पदार्थ जो होते हैं आपस में रिएक्शन करके एक नए पदार्थ की उत्पत्ति करते हैं, तो उसे हम कॉम्बिनेशन रिएक्शन या संयोजन अभिक्रिया भी कहते हैं। The most important activity, take a small amount of carbon calcium oxide CaO या quicklime in a beakers. Now slowly add water to it. Show the figure. Touch the side of the beaker with your hand. Do you feel any change in the temperature? Yes, it is warm to a touch. You might have seen that for whitewashing we put white solid material in the water and after some time it is start to boiling.
This white material is a calcium oxide and it is a react with the water to form of calcium hydroxide. Temperature rise due to the evolution of the heat in the reaction between quick limbs and water. This reaction can be expressed in the form of the following equation that CaO react with H2O यानी quick limbs is react with water to formation of selected limbs या CaOH2. In the above reaction, calcium oxide, quick limbs and water combine and form single product calcium hydroxide formation. Such a reaction in which a single product is formed from two or more reactants is known as combination reaction. Friend, what is a combination reaction? A reaction in which a single product is formed for two or more reactants is known as combination reaction. In whitewashings, when you selected limbs is applied on the wall, it's gradually react with the carbon dioxide from to atmosphere. Thus, the wall is colored calcium hydroxide. So, limbs is converted into the white calcium carbonate. After drying, it is give a white shining finish. This reaction can be written as follow: Ca bracket OH bracket 2 plus CO2 gas is equal to CaCO2 3 plus H2O. It means calcium carbonate is formation plus water is also formation. It's interesting to note that a chemical formula of Marvel is a CaCO3. The formula is CaCO3. In a activity and 4.1 and 4.2, you have seen that is a lot of heat is involved during to the course of reaction. Such a reaction is which is a heat is released along with the formation of the product are called to the एक्सोथर्मिक रिएक्शन। दोस्तों आपने जैसे अभी रिएक्शन देखा होगा, मैंने इसके बारे में पहले ही डिस्कस कर चुका हूं कि अगर आप जो है चूना पत्थर को अगर पानी के साथ रिएक्ट करिएगा तो काफ़ी अमाउंट में जो है हीट प्रोड्यूस होगा। और मैंने आपको चेतावनी भी दिया था कि इसको जो है जब भी कीजिए अपने गुरु के समक्ष कीजिए या आप पेरेंट्स के समक्ष कीजिए, क्योंकि इससे बहुत हीट निकलती है। यहाँ पर बताया गया है ना कि बीकर का अगर आप छू के देखिएगा तो बहुत काफ़ी गर्म महसूस होगा, तो 100% है कि इसमें हीट प्रोड्यूस होगा। आपको पता है कि जब एक प्रोडक्ट जब बनता है, कब बनता है? जब दो रिएक्टेंट्स है आपस में रिएक्ट करते हैं तो एक प्रोडक्ट का निर्माण करते हैं, तो उसे हम क्या कहते हैं? संयोजन अभिक्रिया। इसी तौर पे जो यहाँ पर बताया गया है, जब भी कोई रिएक्शन होती है और उससे जो हीट रिलीज होती है, वो जो हीट रिलीज होती है जो भी प्रोडक्ट बनने के दौरान, तो उसे हम क्या कहते हैं? ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया, यानी इंग्लिश में कहते हैं इसको एक्सोथर्मिक रिएक्शन। तो याद रखना कि ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया क्या होती है? एक्सोथर्मिक रिएक्शन। जब कोई रिएक्शन होती है और इसमें जो है हीट प्रोड्यूस होती है तो उसे हम क्या कहते हैं? एक्सोथर्मिक रिएक्शन या ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया। अदर एग्जाम्पल ऑफ एक्सोथर्मिक रिएक्शन आर burning of natural gas CH4, use of cooking. CH4 is using of cooking. The reaction are CH4 plus 2O2 is equal to CO2 and H2O formations, carbon dioxide and water formation. Respiration and digestion both are exothermic process. This heat energy come from to the food that we eat. Do you know what types of food gives us energy? Food which we are take in form of rice, potatoes and bread contain a carbohydrate. You know that the food rice, potato, bread and other foods is give us carbohydrate is large amount. The carbohydrate are broken down into the glucose during to digestions. The glucose combined with the oxygen in the cells of our body and provide to energy to our body. Reaction are C6H12O6 is a glucose plus is a react with the oxygen, the formation of carbon dioxide plus energy. So it is a carbohydrate is a formations and give to energy. Similarly, the peoples who do physical work require a lot of energy and therefore require carbohydrate in the form of sugar, potato, rice, bread, etc. So friend, the hard working peoples are mainly use of
a sugar, potato, rice, bread give a lot of energy because is a require a lot of energy. The decomposition of vegetable matter or biomass into the compost is also an example on the exothermic reaction. If you have a compost pit in your surrounding, you can absorb the yourself. The next topic is decomposition reaction. Decomposition reaction. What you mean to the decomposition reaction? You have seen earlier that quicklime is a chuna patthar. Solution is used for the whitewashing of our houses. Have you ever thought how this quicklime is obtained? It is obtained by heating limestone is a Francis यानी बाती limestone we heat it give all limbs and carbon dioxide. Same reaction CaCO3 the heating by there is a formation of CaO plus CO2 carbon dioxide formation. This reaction is example of decomposition reaction. A decomposition reaction is there one is which is a compound decomposed into two or more than two substance element or compound. Let us now carry out some activity. दोस्तों यहाँ पर जो है वियोजन अभिक्रिया की बात में क्या बताई गई है, यानी वियोजन अभिक्रिया को अपघटन अभिक्रिया भी कहते हो। अभिक्रिया देखिए डिकम्पोजिशन का मतलब ही होता है वियोजन या अपघटन। अपघटन का मतलब ही समझ गए होंगे कि एक जो उत्पाद थी, ठीक है, और वो जो है कई उत्पाद में जो है कन्वर्ट कर देता है, तो उसको हम सिंपली कहते हैं अपघटन हो गया है उसमें, यानी वो बदल गया है। तो ऐसे ही आप जैसे कि आपको पता है चूना पत्थर के बारे में बताया गया है, अगर मान लीजिए चूना पत्थर को हमने पाउडर फॉर्म में बदल दिया है, ठीक है, लेकिन उसमें से अगर हम पानी निकाल दें, क्या पानी निकाल दे अच्छे से हीट करके गर्म करके, जब गर्म करोगे तो पानी ऑटोमेटिक जो है उसमें से निकल जाएगा, और जैसे पानी निकल जाएगा आपके समक्ष जो होगा चूना पत्थर दोबारा ही जो है सॉलिड फॉर्म में आ जाएगा और उसमें से जो है कार्बन डाइऑक्साइड गैस निकलेगा, ठीक है। तो ये रिएक्शन जो उल्टा प्रोसेसिंग होता है, देखिए संयोजन अभिक्रिया का उल्टा है, कॉम्बिनेशन रिएक्शन के उल्टा ही है, डिकम्पोजिशन रिएक्शन जो है उल्टा होती है प्रोसेसिंग। तो आप समझ ही गए होंगे कि इसमें जो है हमारा डिकम्पोजिशन रिएक्शन होती क्या है, ठीक है। तो आपको इसमें कन्फ्यूज़न नहीं होना चाहिए। एक बार फिर से मैं बता देता हूँ कि एक उत्पाद जो होती है ये टूट के गर्म करने पर कई फॉर्मों में कन्वर्ट हो जाती है, दो या दो से अधिक में कन्वर्ट हो जाती है, उसको हम डिकम्पोजिशन रिएक्शन कहते हैं। सेम जो है ये कम्बिनेशन रिएक्शन के उल्टा होता है, यानी संयोजन अभिक्रिया का जो है उल्टा आपका वियोजन अभिक्रिया या अपघटन अभिक्रिया कहलाती है। तो ये आपको ध्यान रखने वाली बात है। अब चलिए देखते हैं हम एक्टिविटी में हमारे समक्ष क्या बताया गया है। द एक्टिविटी टेक अबाउट 2 grams ऑफ ferrous sulfate in a hard glass test tube is shown in figure. Hold the test tube with a test tube holder and gently heat over to the flame. After heating for about 1 minute, observe the change in the color of ferrous sulfate. Smell the odor of the gas carefully. What do you observe? The greenish color of the ferrous sulfate crystal gradually fades away and a smell of burning of sulfate is found. The reaction is a FeSO4.7H2O heats a FeSO4 plus 7H2O formations. Ferric is the acid heat by the ferric oxide, sulfur dioxide and sulfur trioxide. The one product are formation of many product, यानी 2 or more product are formed. Here ferric sulfate FeSO4.47H2O crystal first lose of water then decompose of SO2 and SO3 gases. So important. Another example आगे का जो वीडियो है दोस्तों हम अगले पार्ट में करेंगे, ठीक है। ये पार्ट जो था हमारे लिए बहुत ही महत्वपूर्ण था, बहुत ही जरूरी था। अगला पार्ट जो है अत्यंत ही आवश्यक है, तो अगले पार्ट को आप मिस नहीं कीजिए, उसको देखिए और समझिए और जानिए, ठीक है। ये पार्ट में हमारा इतना था, हम अगले पार्ट बी पार्ट में मिलेंगे। एप्लीकेशन ऑफ हीट सच अ रिएक्शन फॉल इन द कैटेगरी ऑफ थर्मल डिकम्पोजिशन. द अदर नेम इज अ थर्मल डिकम्पोजिशन. इट्स द मोस्ट
important for exam view. So in diagram, the vaporates of SO2 plus SO3 gas formation. Why formation? The heat of green color crystal of ferric sulfate, hardly taste of tube, the flame with the flame, they are produced of SO2 and SO3 plus oxygen. Their experiment is important for exam view. दोस्तों यहाँ पर जो है आपको एक एक्सपेरिमेंट दिखाया जा रहा है, जिसमें आपको जो है ख़ास तौर बताया गया है कि जब हम फेरिक सल्फेट को जब हम गर्म करते हैं, ठीक है, किसी भी फ्लेम से, तो उसमें जो आपको जब हीट होगा तो हीट से क्या होगा, इसमें जो है SO2 और SO3 की फॉर्मेशन होगी प्लस ऑक्सीजन की फॉर्मेशन होगी। तो ये चीज़ इंपॉर्टेंट रखती है, क्योंकि हमने आपको बताया ही था कि जो वियोजन या अपघटन अवक्रिया होती है, तो इसमें जो होती है लार्ज अमाउंट में जो है एक प्रोडक्ट टूट के कई प्रोडक्टों में कन्वर्ट हो जाती है। और यहाँ पर जो है कई प्रोडक्ट टूटे हैं और कई बने हैं, जैसे SO2 बना है और SO3 बना है, प्लस ऑक्सीजन भी निकला है। तो आप कह सकते हो ना कि एक की टूटने की वजह से कई फॉर्मेशन जो यहाँ पर वो एक केमिकल हुई है। तो इसी को ही हम वियोजन अवक्रिया कहते हैं। और इस एक्टिविटी से आपने अच्छी तरह से समझ लिया होगा कि जो वियोजन अवक्रिया होती है या अपघटन अवक्रिया होती है वो किस प्रकार होती है, और इसको जो इसमें जो एनर्जी निकलती है उसमें थर्मल जो है रिएक्शन भी हम कह सकते हैं, इसमें कोई बुराई नहीं है। द अदर एग्जाम्पल ऑफ टेक अ प्लास्टिक मग, ड्रिल 2 holes at its base and fit a rubber stopper in these holes. Insert graphite electrolytes in this rubber stop in showing the picture. Connect this electrolyte to 6-volt battery. Clear show in this picture. The one battery is a 6-volt are connected to the positive and negative charge on their graphite electrolytes. For acidified water, the produce of oxygen gas and hydrogen gas. It is an electrolyte of water present in the. Now observe carefully what happens. You will find bubbles of gas over both the electrolytes. Take 2 test tubes, fill them with the water and invert them over 2 graphite electrolytes. Bubbles formed at the electrolytes are found to be the place of water filled in the 2 test tubes. After some time, observe the volume of the 2 gases. You will find that the volumes ratio of the 2 gases, oxygen and hydrogen. The ratio is 1:2. Carefully remove both the test tube containing these gases one by one and test them with the help of your tutor at the study center. The 2 gases are hydrogen and oxygen, and there is a volume are in the ratio of 2:1. Especially the gas looks low. The decomposition of water in the experiment take place due to the electrical current that is a pass through the water. Friend, what is the electrolytic decomposition reaction? Electrolytic decomposition reaction means a reaction in which a compound decomposes due to electrical energy into 2 or more than 2 substance, element or compounds. It's called electrolytic decomposition reaction. Friend, what is a electrolytic decomposition reaction? A reaction in which a compound decomposes due to the electrical energy into 2 or more than 2 substance, element या compound. It's called electrolytic decomposition reaction. दोस्तों इस जो आपने एक्सपेरिमेंट देखा, इसमें जो है ग्रेफाइट यानी ग्रेफाइट जो होती है, आप ग्रेफाइट अपने घरों पर भी देख सकते हो। आपके जो पेंसिल बने होते हैं वो ग्रेफाइट से ही बने होते हैं। ग्रेफाइट को जो है एक जो है क्या कहते हैं, अधातु कहते हैं, लेकिन फिर भी ये धातु के कार्य करते हैं। क्योंकि आपने देखा ही होगा कि ग्रेफाइट जो है लगा दिया गया है और वो बिजली का सुचालक है, इसी वजह से क्या किया है 6 वोल्ट बैटरी से उसको जोड़ दिया गया है। और उसमें जो है आपको
केमिकल वाले जो घोल है उसमें जो है इसको रिएक्ट करने की कोशिश किया गया है, और आप देखोगे कि बबल्स के रूप में यहाँ पर जो है गैस फॉर्मेशन होती है। तो इसे आप कह सकते हो कि इस रिएक्शन की वजह से क्या हुआ, ऑक्सीजन और हाइड्रोजन गैस की जो है फॉर्मेशन हुआ, जो कि ये बिल्कुल दर्शाता है कि ये 1:2 के फॉर्मेशन में हुआ है। आप ये सारे टेस्ट जब भी करो तो अपने जो है गुरु के समक्ष करो, अपने जो है स्टडी सेंटर के समक्ष करो जहाँ आप पढ़ते हो, तो ये काफ़ी सेफ्टी रहेगा, क्योंकि जो 6 वोल्ट की बैटरी होती है वो थोड़ा खतरनाक भी रहती है। तो ये रिएक्शन जो है अत्यंत महत्वपूर्ण होता है। इसका कारण यही है कि आपने गैल लुईस लो आपने पढ़ा था, उसने बताया था कि 2:1 में ये रहती है। तो यहाँ पर जो है एक आपको डेफिनेशन दिया गया है जो बहुत ही इम्पोर्टेंट है। जब हम ये रिएक्शन करते हैं तो कुछ इस प्रकार से जो है रिएक्शन होती है, जिसको हम इलेक्ट्रोलाइटिक्स डिकम्पोजिशन रिएक्शन भी कहते हैं। इसमें ये होता है कि अ रिएक्शन इन विच अ कंपाउंड इज डिकम्पोज ड्यू टू इलेक्ट्रिकल एनर्जी इनटू 2 और मोर देन 2 सब्सटेंस। ठीक है, यानी एक कोई भी अगर आप कंपाउंड लेते हो, अगर उसको इलेक्ट्रिकल एनर्जी के साथ उसको रिएक्शन करवाते हो, जैसे कि हमने 6 वोल्ट विद्युत धारा के साथ इसको रिएक्शन करवाया था, तो इस सारे फॉर्मेशन जो में होती जो है एक से कई जो है फॉर्मेशन मिलती है, यानी प्रोडक्ट आपको मिलता है, उत्पाद आपको प्राप्त होता है। वो एलिमेंट भी हो सकता है या कंपाउंड भी हो सकती है, कुछ भी हो सकता है। तो इसे हम क्या कहते हैं, इलेक्ट्रोलाइटिक्स डिकम्पोजिशन रिएक्शन। तो इसमें आपको कन्फ्यूज़न नहीं होना चाहिए कि ये इलेक्ट्रोलाइटिक्स डिकम्पोजिशन रिएक्शन क्या होती है, और आपको समझ में भी आ गया कि इसको 1:2 के में हमें जो फॉर्मेशन किया था, इसका वॉल्यूम जो था यानी आयतन जो थी 1:2 के हमें फॉर्मेशन से मिली थी। तो ये काफ़ी महत्वपूर्ण रह जाता है आपके एग्ज़ाम के लिए। तो ऐसे क्वेश्चन को छोड़ना समझदारी नहीं मानी जाती है। आगे का टॉपिक जो रह गया है दोस्तों हम अगले पार्ट में करेंगे, अगले भाग में करेंगे। तो आप इस तरह बने रहिए त्रिपाण स्टडी सेंटर के साथ और अपने दोस्तों के साथ भी शेयर कीजिए। इसी के साथ जो है दोस्तों हमारा टॉपिक आज खत्म हो रहा है। ठीक है, अगर आपको अच्छा लगा तो लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर कीजिए। अगर पहली बार अगर आप वीडियो देख रहे हो, पहली बार मेरे चैनल पे आए हो, तो सब्सक्राइब करना आपका फर्ज बन जाता है। सब्सक्राइब करने से ये होगा कि जो भी मैं आप क्लास के रिगार्डिंग कोई भी वीडियो डालूंगा उसका नोटिफिकेशन जो है समय समय पर आपको प्राप्त होता रहेगा। अगर सब्सक्राइब नहीं कीजिएगा, अगर आप दोबारा से त्रिपाण स्टडी सेंटर पर आने की कोशिश कीजिएगा तो वहां पर आप त्रिपाण लिखिएगा तो जो है वो त्रिपस कर देगा। ठीक है, जो आप गूगल पर सर्च करोगे त्रिपस कर देगा, जिससे वजह से आप जो है मेरे वीडियो का जो है फायदा नहीं उठा पाओगे। तो सोचिए मत, विचार मत कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। आप सोचते होइएगा कि मेरे जो एग्जाम खत्म हो जाने के मेरा क्या जरूरत है त्रिपाण स्टडी सेंटर से। ठीक है, तो इसलिए सब्सक्राइब नहीं करने की सोचिएगा। लेकिन दोस्तों ऐसा नहीं है, त्रिपाण स्टडी सेंटर जो है बहुत हेल्पफुल है। क्यों? क्योंकि ये जो है आपके 8th क्लास 9th 10th 11th 12th जो आर्ट्स के सब्जेक्ट कवर करता ही है, प्लस जो है ये NIC बोर्ड के जो है 10th प्लस 2 को भी कवर करता है। साथ में BA जो है फर्स्ट ईयर से लेकर 6 सेमेस्टर तक बच्चों के लिए ये अग्रसर रहेगा 8 सब्जेक्ट में। तो सोचिए नहीं, विचार नहीं कीजिए, काफी जो है त्रिपाण स्टडी सेंटर का फायदा ही फायदा है। ठीक है, अगर आप मुझे प्रोत्साहित करोगे तो आपके लिए मैं तरह तरह के वीडियो बनाऊंगा जो आपको फायदा पहुंचाएगा। एग्जाम के तौर पर मैं आपको जो है पेपर भी आपको सोल्यूशन करके दिखाऊंगा जो आपके लिए फायदेमंद रहेगा। अगर नहीं सब्सक्राइब कीजिएगा, मेरा मनोबल घटेगा, तो हो सकता है कि आपको फिर दोबारा मैं नया वीडियो बनाऊं और आपको फायदा ना पहुंचाऊं। तो अभी भी नहीं सोचिए, मेरा जितना आप फैलाइएगा, जितने दूसरे बच्चों के साथ शेयर कीजिएगा, उतना जो है मैं आपके लिए कार्य करने में अग्रसर रहूंगा। ठीक है दोस्तों, इसे सोचिए मत, विचार मत कीजिए, अभी सब्सक्राइब कीजिए और अपने व्हाट्सएप स्टेटस पे लगाइए और दूसरे बच्चों के साथ भी शेयर कीजिए। ठीक है दोस्तों, अपना ध्यान रखना। बाय।